Good morning, all of you. Today we are going to start with another chapter of 12th class economics, and the name of the chapter is Government Budget. So, in this chapter, we will come to know how the government of a country prepare the budget and what sort of things are included in that budget. So, simply as you can see the definition written in front of you, that the budget is the estimation of receipts and expenditures done by estimated receipts and budget done by a गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर मीन्स बजट जो है एक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एस्टिमेशन होता है रिसिप्ट यानी कि इनकम का और एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चों का जो वो एक गवर्नमेंट करना चाहती है आने वाले ईयर में अपनी कंट्री के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कैलेंड्रिकल ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर हम फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो कब से होता है, हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो बजट को लॉन्च करने की या अनाउंस करने की जो डेट होती है वो उससे पहले होती है, और उसे स्टार्ट करने की या उसे फॉलो करने की जो डेट होती है वो 1 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ें देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से उसके सोर्सेज होते हैं अपने लिए रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसिप्ट जो है यानी कि इनकम को जनरेट करने का, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो एक गवर्नमेंट करती है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो बजट होता है उसके 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें या जिसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। तो इन्होंने बताया है रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दैट नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटीज़ और रिडक्शन एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं और ना ही गवर्नमेंट की किसी भी तरह की एसेट्स में रिडक्शन लाती हैं। तो ऐसी जो इनकम्स होती हैं या जो ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? तो टैक्स रेवेन्यू ये है कि एक गवर्नमेंट को, एक कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्सेस अप्लाई करने से जितनी भी इनकम होती है वो सारी इनकम क्या कहलाती है, वो कहलाती है टैक्स रिसिप्ट्स। अब टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whom they are imposed cannot be shifted, यानी कि जिस पर भी वो लगाए जाएंगे, जिस पर भी वो अप्लाई हो गए, उससे उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सपोज़ कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी इनकम पर जो टैक्स लग रहा है जो कि मुझे अपनी गवर्नमेंट को देना है, वो इनकम टैक्स मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता या मैं गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि भाई आपका जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो कोई और पे कर देगा। वो मेरी इनकम पे लगा है तो वो मुझे ही पे करना पड़ेगा। इसी तरह से होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जस्ट डायरेक्ट टैक्सेस के अपोजिट होते हैं। मींस दोज हुम दे आर इम्पोज्ड दे कैन बी शिफ्टेड, यानी कि उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। अब जो कंडीशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले का कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सिंगल टैक्स गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के यानी कि टैक्स रेवेन्यू के बारे में बता दिया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट की। नॉन टैक्स रिसिप्ट ये भी एक इनकम का ही सोर्स है गवर्नमेंट का, बट इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट किसी पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे सामने कि फिर इनकम कैसे होगी। उसका तरीका ये है, देखिए जैसे भी हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से हमने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की, गवर्नमेंट ऑफिस से किसी भी तरह की कोई सर्विस ली है, तो उस सर्विस को गवर्नमेंट फ्री में नहीं देगी, उसके लिए वो हमें कोई फ़ी चार्ज करेगी। अब आप सर्विस लेंगे तो आपको वो चार्जेस देने हैं, सर्विस नहीं लेंगे तो वो चार्जेस नहीं देंगे। तो इस तरह से वो क्या होती है, गवर्नमेंट की एक इनकम होती है। इसी तरह से पेनल्टीज़ होती हैं। सपोज़ कीजिए मैं अपनी 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से जा रहा हूँ, मैंने कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया है। अब ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया है, किसी मुझे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोक लिया, उसने देखा कि मैंने कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रखा है, तो वो मुझ पर पेनल्टी लगाएगा। तो अब वो पेनल्टी भी गवर्नमेंट का इनकम का ही सोर्स है, और इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो इनकम भी जनरेट करती है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट के हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ हैं, जैसे हो गया प्रॉफिट, डिविडेंड्स, फ़ी मैंने आपको बता दिया, फाइन्स, पेनल्टीज़, डोनेशन, चैरिटी। हमने किसी तरह की अपनी कंट्री के फेवर में कोई चैरिटी की है तो वो भी क्या है, वो कंट्री की जो है एक इनकम का सोर्स है। कोई कंट्री की कोई गिफ्ट मिला है, कंट्री के फेवर में कोई गिफ्ट मिला है, तो वो भी क्या है, वो भी कंट्री के इनकम का ही सोर्स है। तो इस तरह से मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जो दोनों एस्पेक्ट्स थी वो आपके सामने क्लियर कर दी है, टैक्स रेवेन्यू भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक जो है, जो इसका बजट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अभी हमने कवर नहीं किया है, तो मैं उसे भी आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन के जस्ट नीचे एक टॉपिक दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप सबको क्लियर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो हमारा मेन मोटिव होता है, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो बजट को किस उद्देश्य से बनाती है, किस मोटिव से बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम या गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो कंट्री के वेलफेयर के लिए ही करती होगी, क्योंकि कोई भी काम बिना मोटिव के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करना। एवरी ईयर अगर गवर्नमेंट जैसे कोई पॉलिसी बनाती है या कोई अलॉटमेंट करती है, तो उसमें गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बहुत सारे चेंजेस करती है, जिससे कि जिस पर्पज़ के लिए वो अलॉटमेंट या पॉलिसी बनाई गई है उसे जो है अचीव किया जा सके, और इसीलिए गवर्नमेंट उसे अचीव करने के लिए हर साल उसमें कोई ना कोई चेंजेस करती है। तो इसे ही बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करना। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए हमने कोई एक काम किया और उसके करने के लिए हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस की, उन प्रिपरेशंस के करने के बाद भी वो हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट ना हो पाया, तो उसमें हमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी कि हमने जितनी प्रिपरेशन की थी वो कम रह गई। तो इसलिए उसे करने के लिए हम उन कमियों को फाइंड आउट करते हैं और उसमें जो अवेलेबल या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं उनमें कुछ चेंजेस करते हैं। जी, नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन क्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, यानी कि इनकम और जो वेल्थ की इनक्वालिटीज़ है। देखिए, अब किसी भी कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुअर पीपल एंड अनदर इज़ रिच पीपल। तो अब अगर कोई इकोनॉमिकली पुअर है और कोई इकोनॉमिकली रिच है, तो उसका एक ही मतलब होता है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि जो अमीर है उसके पास अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, और जो पुअर है उसके पास अर्निंग के सोर्सेज हैं वो कम है। तो इन इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने का काम करती है। लाइक एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम या सालाना जो इनकम है वो
5 लाख रुपीज़ है या 5 लाख रुपीज़ से ऊपर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्सेस इम्पोज कर देगी। एंड द पर्सन हु इज़ बिलो टू द इनकम ऑफ 5 लैक्स या 1 लाख या 2 लैक्स, तो गवर्नमेंट उन पर क्या करती है, इन इक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बजट के थ्रू और टाइम पर जो है इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए इस तरह का गवर्नमेंट बजट के थ्रू और अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है प्रयास करती रहती है। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में अपना जो चैप्टर था वो पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। यानी कि इकोनॉमी है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएगी, और प्रॉब्लम्स हमने 2 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ऐसी कोई भी वर्ड की इकोनॉमिक नहीं है जिसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नाम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना आती हों। किसी में कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं किसी कंट्री में, और किसी कंट्री में 1 साल 2 साल बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अब इन प्रॉब्लम्स के आने से जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो उन इनस्टेबिलिटीज़ को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट बजट के थ्रू उन इनइक्वालिटीज़ को हटाकर इकोनॉमी को दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट या स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करती है। जैसे एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ट्राइज टू डिक्रीज़ द मनी सप्लाई फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है वो कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है जिससे कि लोग बाग लोन ना ले पाएँ। सेम दे डज इन द केस ऑफ डिफ्लेशन। जो बैंक रेट और रेपो रेट है उसे क्या करता है, उसे डिक्रीज़ कर देता है जिससे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सके इकोनॉमी में। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो है वो हट गई है, उसे दोबारा से स्टेबिलिटी की कंडीशन में लाने की कोशिश करती है बाय द हेल्प ऑफ बजट। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज आर दोज एंटरप्राइजेज विच आर कंट्रोल्ड पार्टिकुलरली और होली बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनका यानी कि मैनेजमेंट करने का काम करती है। ठीक है, अभी तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत लिमिटेड ही रह गए हैं, बट बजट जो है अभी भी बनता है, चाहे वो कम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो या ज़्यादा सेक्टर एंटरप्राइजेज हो। तो उनके द्वारा अर्न किए गए रेवेन्यू को कैसे स्पेंड करना है, उनकी अगर कोई सिकनेस चल रही है उस सिकनेस को फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा गवर्नमेंट उन्हें सिकनेस से ओवरकम करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ये भी एक गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, कोई भी कंट्री हो उसकी जो गवर्नमेंट है उसका हमेशा एक मेन मोटिव रहता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन आवर कंट्री, इन अनदर कंट्रीज ऑल्सो। तो गवर्नमेंट डज, अभी हमने जैसा कि पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट और आगे चीज़ें पढ़ेंगे, इन सब को अप्लाई करने का एक ही मेन पर्पज़ होता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री भी उतनी ही ज़्यादा और स्पीडली ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट हर साल बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करती है, रोड्स पर, ब्रिजेस पर, स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर। तो इन सब से जो बेनिफिट होता है वो हमारी कंट्री को होता है और हमारी कंट्री जो है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन रीजनल डिस्पैरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ यानी कि रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ होती है उन्हें भी रिमूव करने का, डिस्पैरिटीज़ को
यानी कि इनइक्वालिटीज़, असमानताओं को रिमूव करने का काम करती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो जोग्राफिकली डिफरेंट है। लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उत्तराखंड, वो सब हिली एरिया है एंड वी आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया। तो आप लोग जानते हैं कि हिली एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है या बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के लोगों को सब्सिडी देती है या वहाँ के लोगों को सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए एनकरेज करती है और उन्हें स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं वो लगाने के लिए एनकरेज करती है। प्लेन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी होती हैं, बट इन कंपेयर टू अर्बन एंड रूरल एरिया ऑफ प्लेन्स, अर्बन एरिया में प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा होती हैं, अर्बन एरिया में कम होती है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर भी क्या करती है, वहाँ पर भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च करती है जिससे कि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया विल बी गेटिंग द इक्वल चांसेस। दे नीड नॉट टू वरी अबाउट द रीजनल inequalities and the sources of earning will be provided to each and everyone in the same manner। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ होती है उन्हें वहाँ जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा जो है प्लान एंड पॉलिसी बनाती है जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट कर सके या उन्हें अर्निंग के और सोर्सेज प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से मैंने सारे जितने भी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाकी बचे हुए पोर्शन को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।